नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। बीएससी सेकेंड ईयर में आपका पेपर था फर्स्ट, यूनिट भी फर्स्ट और चैप्टर भी फर्स्ट। ये चैप्टर फर्स्ट आपका आज समाप्त हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि इनके अध्ययन के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था कुल यानी कि फैमिली, संघ, वर्ग और जातियों एवं उनकी किस्मों के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी की जो शाखाएं हैं उनके बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी शाखा है या इन शाखाओं के अंदर क्या क्या है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले टैक्सोनॉमी को कितने भागों में या इनकी जो शाखाएं हैं वो कितनी है? दो। ठीक है, दो भागों में बटी हुई है। पहली तो है आपकी चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी और दूसरी है आधुनिक वर्गीकी। ठीक है, आधुनिक वर्गीकी और चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी। तो इसको भी हमने तीन तीन भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो पहला है आपका अनुसंधान की स्थिति, यानी कि अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च होते हैं, अनुसंधान केंद्र जो होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, दूसरा है एकीकरण स्थिति। एकीकरण स्थिति के अंदर हम देखेंगे कि इनके जो यानी कि इनके जो अमुक समस्या समय पर पादप विविधता या उनके संबंधों के बारे एवं उनकी सूचनाओं के आदान प्रदान या सूचनाओं की प्रक्रिया के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा है वर्णनात्मक स्थिति। वर्णनात्मक स्थिति इसके अंदर हम देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान की यह अंतिम महत्वपूर्ण क्या है? इकाई है। ठीक है, यह अंतिम महत्वपूर्ण स्थिति है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इनके संकेत एवं आकारीय लक्षणों को जानने की प्रक्रिया जो होती है वो किसके अंदर होती है? वर्णनात्मक स्थिति के अंदर होती है। यानी कि जो पादप होते हैं या पादपों के अंदर जो संरचनाएं होती है उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के दौरान जो इनकी जो आकार एवं आकृति है, जो आकार एवं उनकी जो आकार की यानी कि उनकी जो संरचनाएं होती है उनके बारे में हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे? वर्णनात्मक स्थिति यानी कि इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा है अपना आधुनिक स्थिति। आधुनिक स्थिति के अंदर हम देखेंगे कि पहला पॉइंट है आपका संश्लिष्ट स्थिति। संश्लिष्ट स्थिति सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आधुनिक वर्गीकी। आधुनिक वर्गीकी के जो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ओमेगो वर्गीकी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम? ओमेगो। ठीक है, ओमेगो वर्गीकी भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्गीकी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगो वर्गीकी भी कह सकते हैं। तथा इस वर्गीकी जो तकनीकी यानी कि इसको मध्याह्न या इस वर्गीकी का जो जन्म हुआ था उस लगभग 1940 में। ठीक है, 1940 में 1940 के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम संश्लिष्ट वर्ग की स्थिति। और दूसरा था आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ये तो आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि जैसे कि पादपों के अंदर जो संरचनाएं होती है इनको अगर ध्यान से अगर इसकी एक एक पार्ट का अगर अध्ययन करना हो तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जिसके अंदर लाइटिंग की सुविधा होती है या उनके अंदर रेडिएशन की जो सुविधा होती है उनके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका
नवीनीकरण नवीन वर्गीकीय अभिगमन। ठीक है, नवीन वर्गीकीय अभिगमन, इसके अंदर हम देखते हैं कि नवीन विद्याओं यानी कि इनकी जो नई विद्याएं हैं या नया अध्ययन जो होता है, इसके बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी के अंदर हम देख लेते हैं इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके कि चिर प्रतिष्ठित वर्गीकीय के अंदर क्या है और आधुनिक वर्गीकीय के अंदर क्या है। ठीक है, तो आज यह आपका चैप्टर अभी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। चिर प्रतिष्ठित वर्गीकीय, इस वर्गीकीय को क्या होता है कि इसकी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसको रूढ़िवादी वर्गीकीय भी कह सकते हैं। रूढ़िवादी वर्गीकीय और औपचारिक वर्गीकीय भी कह सकते हैं। ठीक है, औपचारिक वर्गीकीय। ठीक है, औपचारिक वर्गीकीय भी कह सकते हैं, यानी कि चिर प्रतिष्ठित वर्गीकीय के बहुत सारे नाम हैं जिनको हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम पहला पॉइंट था आपका अनुसंधान की स्थिति। ठीक है, अनुसंधान की स्थिति। अनुसंधान स्थिति के अंदर हम देख लेते हैं अनुसंधान स्थिति यानी कि यह एक अल्फा वर्गीकीय के क्या होता है, अल्फा वर्गीकीय के विकास की प्रथम स्थिति थी। क्या होता है, इनके अंदर जब हम मान लीजिए कि वनस्पति तथा उनके विद्यार्थियों का यह प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई नया प्लांट होता है, अगर हम रिसर्च के दौरान कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां पर हमें क्या होता है कि नया प्लांट यानी कि बाकी सभी पादपों से हटकर या बाकी सभी पादपों से अलग होता है जो पादप, तो उस पादप को हम कहाँ पर लाते हैं, अनुसंधान केंद्रों में। अनुसंधान केंद्र के अंदर लाने का कार्य किसका होता है, जो रिसर्च करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर कोई प्लांट मिलता है तो उस प्लांट को कहाँ पर लाया जाता है, संग्रहालय या अनुसंधान केंद्र के अंदर। ठीक है, हम इस अनुसंधान केंद्र को संग्रहालय भी कह सकते हैं और अनुसंधान केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि पादपों की खोज संग्रह परीक्षण या परिरक्षण, पहचान तथा वर्गीकरण। ठीक है, पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित है। पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित है या थी। ठीक है, ये चिर प्रतिष्ठित वर्गीकीय लगभग अब तो पूर्ण या पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कि जो पादपों की खोज, संग्रह, परिरक्षण, पहचान तथा वर्गीकरण से संबंधित है या थी। ठीक है, तो अगर वन या परीक्षण के दौरान या रिसर्च के दौरान अगर हम कोई नया प्लांट की खोज करते हैं तो इसको हम सबसे पहले इसका संग्रह करेंगे। संग्रह करना का मतलब होता है इसको एकत्रित करेंगे। ठीक है, एकत्रित करने के बाद में इसका परिरक्षण यानी कि उसकी इनकी जो रक्षण होता है वो करने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होती है। तथा इसके बाद में हम कहाँ लाएंगे, संग्रहालय के अंदर। संग्रहालय के अंदर लाके हम इसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे
कि यह किस कुल का पौधा है या किस वर्ग का पादप है। ठीक है, तथा इसके बाद में हम पहचान करने के बाद में इसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण के बाद में इससे जो संबंधित जो पादप या सॉरी इससे जो संबंधित एलिमेंट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका पहला पॉइंट, अनुसंधान की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एकीकरण की स्थिति। एकीकरण की स्थिति। एकीकरण की स्थिति। एकीकरण की स्थिति से तात्पर्य अमुक समय में एकीकरण की स्थिति, इसका तात्पर्य अमुक यानी कभी कभी। ठीक है, अमुक समय में, अमुक समय, अमुक समय में अमुक समय में पादप संबंधित पादपों से संबंधित क्या होता है, ज्ञात सॉरी पादप संबंधित से संबंधित में संबंध या पादप विविधता लिख सकते हैं हम, संबंधित या विविधता। ठीक है, सॉरी विविधता, पादप विविधता में संबंध में संबंध विविधता से संबंध में पादप या ज्ञात। ठीक है, पादप या ज्ञात सूचनाओं एवं जानकारियों। ठीक है, सूचनाओं एवं जानकारियों, इनकी जो जानकारी होती है वो किसके दौरान होती है, हमें फील्ड के दौरान यानी कि जैसे कि हम जंगल में या किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम मान लीजिए कि रिसर्च करने जाते हैं, तो रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ में लगभग कुछ न कुछ तो इन्हें स्टोर करने के साधन हमारे पास अवेलेबल होते ही हैं। लेकिन इसके बाद में देखते हैं कि इनकी जो जानकारी हासिल करनी होती है वो हमें सबसे आसान तरीके से हासिल हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। ठीक है, फील्ड में यानी कि उसके लिए उसका भ्रमण करना आवश्यक है। जानकारियों व ज्ञान को जानकारियों व ज्ञान को फील्ड व आकारीय अध्ययनों के दौरान क्या होती है, हमें क्या होती है, उपलब्ध होती है। ठीक है, उपलब्ध। तो एकीकरण की स्थिति, इसका तात्पर्य अमुक समय में पादप विविधता से संबंध में पादप या संबंध में समस्त, यहाँ पर पादप या समस्त लिख सकते हैं, समस्त ज्ञात सूचनाओं, जानकारियों व ज्ञान को फील्ड व आकारीय अध्ययनों के दौरान उपलब्ध जो होता है वो क्या होता है, उपलब्ध होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम अगर रिसर्च के दौरान अगर कहीं
जाते हैं तो क्या होता है कि कोई नया प्लांट मिलता है या प्लांट के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी होती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। फील्ड में जाने के बाद में हम उस प्लांट को, जिस स्थान पर हमें वो नया प्लांट जो मिलता है, उस प्लांट को उखाड़ के, यानी कि उसको जड़ समेत धीरे से उसको उखाड़ के लाके कहाँ रखेंगे, अनुसंधान केंद्र के अंदर। अनुसंधान केंद्र के अंदर लाके फिर उसको क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, या उसका नामकरण बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पॉइंट के अंदर देख लेते हैं फिर से। अनुसंधान की स्थिति। अनुसंधान की स्थिति के अंदर पादपों की खोज, संग्रह, परिरक्षण, पहचान तथा उसका वर्गीकरण से संबंधित होती है। ठीक है, यानी कि जो प्लांट नया खोजा हुआ है, उस प्लांट के संग्रह, यानी कि एकत्र संग्रह का मतलब होता है एकत्र करना, या उसे उस स्थान से उखाड़ के अपने हाथ के अंदर या उसे किसी बर्तन के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद में उसकी परिरक्षण, यानी कि उनकी जो रक्षा, मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जड़ समेत होना चाहिए। ठीक है, वो पादप क्या होना चाहिए, जड़ समेत होना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि अगर प्लांट बड़ा है या इस टाइप का है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्लांट तने से टूट ना जाए। ठीक है, तने से टूट ना जाए। ठीक है, तो परिरक्षण का मतलब यही होता है कि पौधे की जो मूल संरचना है वो मुड़नी नहीं चाहिए या टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम कहाँ लाएंगे इसको, संग्रहालय के अंदर लाएंगे। संग्रहालय के अंदर या अनुसंधान केंद्र के अंदर लाएंगे। इसके बाद में हम उसकी पहचान करेंगे कि यह किस स्कूल का है या किस वर्ग का है। ठीक है, इसके बाद में हम उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा एकीकरण की स्थिति। एकीकरण की स्थिति के अंदर देखते हैं कि इसका तात्पर्य अमुक समय में पादप विविधता से संबंध में समस्त ज्ञात, यानी कि इन्हें किस प्रकार से हासिल करना है वो हमें सब पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सूचनाओं, जानकारियों व ज्ञान को फील्ड व आकारीय अध्ययनों के दौरान उपलब्ध कर सकते हैं या होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर तीसरा है वर्णनात्मक स्थिति। वर्णनात्मक नेक्स्ट था आपका वर्णनात्मक स्थिति। वर्णनात्मक स्थिति यानी कि जो चीर प्रतिष्ठिता जो है इसकी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 वर्णनात्मक स्थिति। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की यह अंतिम महत्वपूर्ण स्थिति है। ठीक है, अंतिम महत्वपूर्ण स्थिति कौन है, चीर प्रतिष्ठिता। ठीक है, चीर प्रतिष्ठिता। ठीक है, चीर प्रतिष्ठिता क्या है, वनस्पति विज्ञान की अंतिम एवं महत्वपूर्ण स्थिति है। ठीक है, कौन सी, चीर प्रतिष्ठिता। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं या कि इसके बारे में 19वीं शताब्दी तक पादपों का अध्ययन केवल 19वीं जो शताब्दी है, 19वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है कि पादपों का जो अध्ययन केवल उनकी आकारीय एवं उनके लक्षणों को जानने तथा उनका अर्ध तकनीकी भाषा, यानी कि उसकी अर्ध तकनीकी भाषा अर्ध तकनीकी भाषा में विस्तृत वर्णन करने तक ही सीमित था। ठीक है, क्या होता था कि 19वीं शताब्दी के दौरान जब इन पादपों के बारे में अगर अध्ययन करना होता था तो उनकी आकारीय एवं अर्ध तकनीकी भाषा, यानी कि अर्ध तकनीकी भाषाओं का ही विस्तृत वर्णन किया जाता था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी तक 19वीं
शताब्दी तक पादपों का अध्ययन केवल उनके आकारीय लक्षण, ठीक है, आकारीय लक्षण या कैरेक्टर्स, ठीक है, आकारीय लक्षण या लक्षणों को जानने तक ही सीमित था, ठीक है, तक ही सीमित था। यानी कि 19वीं शताब्दी तक पादपों के अध्ययन केवल उनकी आकारीय लक्षणों को जानने तक ही सीमित था। यानी कि इनके जो लक्षण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन लगभग 19वीं शताब्दी के अंदर किया जाता था, ठीक है। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि तथा अर्ध तकनीकी भाषा के लिए भी किया जाता था, ठीक है। इसके अंदर अर्ध तकनीकी भाषा का संपूर्ण प्रयोग, ठीक है, संपूर्ण प्रयोग। तो 19वीं शताब्दी तक पादपों का अध्ययन केवल उनके आकारिकी लक्षणों को जानने तक ही सीमित था तथा अर्ध तकनीकी भाषा का संपूर्ण प्रयोग किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सबसे पहले हमने इन टैक्सोनॉमी की 2 शाखाएं बनाई थी। 2 शाखाओं को 2 अलग अलग भागों में बांटा था। पहला था चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी और दूसरा था आधुनिक वर्गीकी। तो ये चिर प्रतिष्ठित के 3 पॉइंट समाप्त हो चुके हैं और हमारा नेक्स्ट जो हमने इस तरफ लिखा था कि आधुनिक वर्गीकी, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सोनॉमी की शाखाओं के अंदर हमने 2 भाग पढ़े थे, चिर प्रतिष्ठित व दूसरा है आधुनिक वर्गीकी, ठीक है। आधुनिक वर्गीकी के अंदर हम देखें, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं, इससे ओमेगो वर्गीकी भी कहते हैं, ठीक है। इसे ओमेगो वर्गीकी भी कहते हैं, ठीक है। इसे ओमेगो वर्गीकी भी कहते हैं तथा इस वर्गीकी का अध्ययन तकनीकों में व्यापक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ठीक है। कब हुए? 1940 यानी कि 1940 में, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, इसमें 1940 से अध्ययन 1940 से वर्गीकी अध्ययन तकनीकों में कौन कौन से परिवर्तन है? व्यापक एवं क्रांतिकारी, ठीक है। तकनीकों में व्यापक व
व्यापक व क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी परिवर्तन आए, क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ठीक है, यह आए थे, परिवर्तन आए हैं या हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इस वर्गीकी को क्या कहते हैं, इस वर्गीकी को ओमेगो वर्गीकी भी कहते हैं। इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ था, अध्ययन एवं तकनीकी का जो परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ, व्यापक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन। ये अध्ययन में कौन कौन से परिवर्तन हुए, व्यापक व क्रांतिकारी परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें 1940 से वर्गीकी अध्ययन तकनीकों में व्यापक व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, आए हैं, थोड़ा अजीब लगेगा, हुए हैं। ठीक है, परिवर्तन हुए हैं। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका संश्लिष्ट। ठीक है, संश्लिष्ट नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक स्थिति का पहला पॉइंट है संश्लिष्ट स्थिति। संश्लिष्ट स्थिति या इसको हम कह सकते हैं समग्र वर्गीकीय स्थिति या विश्व ज्ञान कोश संबंधी। ठीक है, विश्व ज्ञान कोश संबंधी। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो वर्गीकी है या जो इसकी स्थिति है, इस स्थिति का उद्देश्य चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी द्वारा प्रदत्त समस्त सूचनाओं को जोड़ना या क्रमबद्ध करना। इसका जो काम क्या होता है कि इनके द्वारा जो इनकी जो वर्गीकी होती है, इनका प्रदत्त समस्त मतलब जो सूचनाएं होती है, इनको जोड़ना या उसको क्रमबद्ध करने का काम किसका होता है, संश्लिष्ट स्थिति का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति का चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को जोड़कर या क्रमबद्ध करना। ठीक है, प्रदत्त सूचनाओं को जोड़कर या क्रमबद्ध कर। ठीक है, क्रमबद्ध करना। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है कि सूचनाओं को जोड़कर तथा उनको क्रमबद्ध करना। ठीक है, कौन कौन सी सूचना, इस स्थिति का चिर प्रतिष्ठित वर्गीकी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं को जोड़कर या क्रमबद्ध करना। कौन कौन सी सूचनाएं, जैसे कि अगर हम किसी पादप की खोज करने या उनको रिसर्च के दौरान जब हम ढूंढने जाते हैं, तब हमारे द्वारा की गई तमाम प्रतिक्रियाओं के जो पार्ट या हमारे द्वारा की गई तमाम प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के दौरान जो हमने खोज की है, उसको उस सारी प्रतिक्रियाओं एवं उनकी जो सूचनाएं हैं वो जोड़ना या उसे जोड़कर क्रमबद्ध करना, इसका काम है संश्लिष्ट स्थिति का। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसके अंदर इतना ही है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा पादप के सूक्ष्म लक्षणों, कोशिकांग, कोशिक भित्ति तथा जननांगों की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि उनके सभी जननांग एवं पादप या पादपों के अंदर कोशिका झिल्ली के साथ साथ उनके क्या होता है कि जननांग तथा उनकी कोशिकांग, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। विस्तृत अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं हम, इसका टीएस काटेंगे, टीएस काटने के बाद में हम इसका परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद में हम उसको सूक्ष्मदर्शी के दौरान उसको देखकर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली आवरण है, केंद्रक है, या कोशिका है तो किस प्रकार के हैं, केंद्रक है तो कौन सी झिल्ली द्वारा आवृत है, या उस केंद्रक के बाहर या कौन सा मतलब किस प्रकार का आवरण है, एकल झिल्ली है या दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्मदर्शी द्वारा पादपों के लक्षणों, कोशिकांग या कोशिकांगों, कोशिका झिल्ली तथा जननांगों की विस्तृत संरचना। ठीक है, विस्तृत संरचना। ठीक है, संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर देख सकते हैं कि इस सूक्ष्मदर्शी द्वारा पादपों के लक्षणों, कोशिकांगों, कोशिका झिल्ली तथा जननांगों की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के दौरान पादपों के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके भागों को काट कर उनका टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण करना। ठीक है, तो देख सकते हैं या लिख लिया है आपने। इसके बाद में है नवीन वर्गीकीय अभिगमन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नवीन वर्गीकीय अभिगमन। तीसरा पॉइंट है आपका नवीन वर्गीकीय अभिगमन। ठीक है, नवीन वर्गीकीय अभिगमन, ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आधुनिक वर्गीकी के अंदर पादपों का जातिवृत्तीय वर्गीकरण विकसित करने के उद्देश्य से कई नवीन पद्धतियों का उपयोग किया गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि आधुनिक वर्गीकी के अंदर आधुनिक वर्गीकी के अंतर या अंदर
सॉरी अंतर्गत लिख लेते हैं के अंतर्गत पादपों का जातिवृत्तीय वर्गीकरण, ठीक है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण विकसित करने के लिए जातिवृत्तीय वर्गीकरण विकसित करने के उद्देश्य से नवीन विधाओं एवं दृष्टिकोण, ठीक है, नवीन विधाओं एवं दृष्टिकोणों का जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ है। नवीन, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि आधुनिक वर्गीकी के अंतर्गत पादपों का जातिवृत्तीय वर्गीकरण विकसित करने के उद्देश्य से नवीन विधाओं एवं दृष्टिकोणों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक या ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।